विनेश फोगाट पहली भारतीय महिला पहलवान जिन्होंने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स दोनों मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीता। साक्षी मलिक पहली भारतीय महिला पहलवान जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता। साल 2016 जगह ब्राजील का रियो द जेनेरो। बजरंग पुनिया टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीतने वाले पहलवान और रवि दहिया टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर जीतने वाले पहलवान। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिरंगे की शान बढ़ाने वाले पहलवान देश की राजधानी दिल्ली में धरने पर बैठे हैं, इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें दिया गया आश्वासन पूरा नहीं हुआ और इस बार वो तब तक नहीं हिलेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। आप कहेंगे ये तो हम 1 महीने से सुन रहे हैं और हम भी आपको यही कहेंगे कि इस पूरे प्रकरण में 1 महीना बीत गया है, लेकिन गतिरोध दूर नहीं हो रहा और दोनों पक्ष एक दूसरे को प्रताड़ित करने वाला और खुद को पीड़ित बता रहे हैं। पर पक्ष तो अभी तक एक ही बताया आपको, दूसरा पक्ष भी जान लीजिए। बृजभूषण शरण सिंह पदक जीतने वाले पहलवानों ने बृजभूषण सिंह पर मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक शोषण के आरोप लगाए। बृजभूषण क्या बोले कि वो निर्दोष हैं, नार्को टेस्ट तक करवाने के लिए तैयार हैं और ये भी कि विनेश फोगाट उनके लिए रामायण की मंथरा बनकर आई हैं। दोनों पक्षों के दावे, सत्य क्या है कोर्ट में तय होगा, लेकिन अभी तक सामने क्या आया है सब जानेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो, जिसमें आज बड़ी खबर में बात होगी फिर से पहलवानों के धरने में अब तक क्या हुआ, क्या नई बातें सामने आई दोनों पक्षों की तरफ से, सोशल मीडिया पर किस तरह की रील्स वायरल हो रही हैं, किसको क्रेडिट और किसको डिसक्रेडिट करने के जतन हो रहे हैं और भविष्य में क्या क्या होने की संभावना और आशंका है। शुरुआत करते हैं बृजभूषण शरण सिंह की ताज़ा तरीन बाइट से। टीवी की भाषा में बाइट कहा जाता है भाषण के एक अंश को और ख़ास तौर पर वो बाइट प्ले की जाती हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप ये वाली बाइट सुनिए। तो आपने सुना कब हुआ, क्या हुआ, छुआछूत की बीमारी और मंथरा का रूपक। अब एकदम हाल की बात करते हैं। जंतर मंतर पर जमे प्रदर्शन में आरोपों का दंगल चल रहा है और चुनौती कहां तक आ गई। 21 मई को रोहतक के महम चौबीसी में खाप महापंचायत हुई। इसमें बृजभूषण के नार्को टेस्ट की मांग उठी। फिर बीते रोज यानी 22 मई को, जैसा हमने आपको सुर्खियों में बताया था, कुश्ती संघ या WFI चीफ बृजभूषण ने अपने फेसबुक अकाउंट से लिखा कि वो नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार हैं, पर उनकी शर्त है कि उनके साथ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का भी टेस्ट होना चाहिए। हमारे पहले आरोप लगाने वाले खिलाड़ियों का नार्को टेस्ट करा लिया जाए, जिससे हरियाणा सरकारी कौन है उसका पता लगाया जा सके और साथ में हमारा भी नार्को टेस्ट करा लिया जाए। इस पर पहलवानों की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने एक सुर में कहा कि वो भी नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पहलवानों और बृजभूषण का टेस्ट हो और इसका प्रसारण किया जाए। कल शाम को बृजभूषण जी ने एक बयान दिया कि भाई मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ। हमने तो पहले ही बोल दिया था कि भाई खिलाड़ी तैयार है, उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए। और मैं मीडिया के माध्यम से यही बोलना चाहूंगा कि उनका नार्को, अगर वो रेडी है तो उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो और पूरा देश लाइव देखे उस चीज को कि उनसे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं और क्या जो कंप्लेंट खिलाड़ियों ने दी है उनसे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ 2 ही नाम लिए कि विनेश का और बजरंग का नार्को टेस्ट होना चाहिए। जिन्होंने 7 लड़कियों ने जो कंप्लेंट दी है उनका भी तो होना चाहिए ना। हम तैयार हैं। मैं आपके माध्यम से बृजभूषण जी को कहना चाहती हूँ कि विनेश नहीं, जितनी भी लड़कियां हैं जिन्होंने कंप्लेंट दी है वो सब रेडी हैं नार्को टेस्ट के लिए और लाइव चलना चाहिए ताकि पूरे देश को पता चले कि उन्होंने देश की बेटियों के साथ में कितनी दरिंदगी और कितनी ज्यादती की है।
पूरे देश को जीतना चाहिए। ये तो कल की बात हो गई। आज अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में विनेश फोगाट ने एक आर्टिकल लिखा। इसमें उन्होंने बताया कि बाकी लड़कियों की तरह उन्हें भी बृजभूषण के शोषण को बरसों बरस चुपचाप सहना पड़ा, कोई विकल्प नहीं था। और कहा कि न्याय के लिए हमारी लड़ाई 1 महीने पुरानी है, फिर भी ऐसा लगता है कि हम 1 साल से जंतर मंतर पर हैं। इसलिए नहीं कि हम गर्मी में फुटपाथ पर सो रहे, मच्छर काट रहे, शाम होते ही सिर्फ कुत्ते बचते हैं या साफ सुथरा शौचालय नहीं। न्याय के लिए हमारी लड़ाई इतनी धीमी है क्योंकि न्याय का पहिया धीमे चलता है। और इस पर कैसरगंज के सांसद ने क्या कहा कि विनेश वही काम कह रही हैं और कर रही हैं जो कि मंथरा ने रामायण में किया था। मुझे लगता है कि जैसे मंथरा ने कुछ रोल प्ले किया था, कैकेयी ने कुछ रोल प्ले किया था, वैसे विनेश फोगाट मेरे लिए मंथरा बन गया। ये मेरे लिए मंथरा बन करके आई। पहली बार हजारों पहलवान थे, इस बार 3 पति 3 पत्नी, 3 पति 3 पत्नी, 7वां कोई नहीं। लेकिन जैसे आज हम मंथरा को धन्यवाद देते हैं, कैकेयी को धन्यवाद देते हैं, वैसे हम कुछ दिन के बाद विनेश फोगाट को भी धन्यवाद देंगे। विनेश फोगाट को मंथरा बताने वाले भाजपा सांसद बृजभूषण पदक विजेता बबीता फोगाट को भी मास्टरमाइंड बता चुके हैं। मैंने आपको शुरुआत में कहा 1 महीना हो चुका है। अब जब 1 महीना बीता तो प्रदर्शनकारी पहलवानों ने आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो बोल रहे हैं वो उनकी मानसिकता है और इतने दिन से कुछ बोले ही जा रहे हैं। कभी मंच को कुछ बना रहे हैं, कभी पॉलिटिकल बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं। तो मैंने अपना बता ही दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में दे दिया था, FIR होगी थी। पुलिस की काम है कार्रवाई, मतलब पुलिस का काम है कार्रवाई करना, तो कार्रवाई के तहत जो भी होता है वो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हम 2 वक्त की रोटी घर पे आराम से बैठ के खा सकते थे। भगवान ने इतना दिया, देशवासियों ने हमें नौकरी भी है, ओलंपिक मेडल, सारे मेडल है मेरे पास, कोई भी ऐसा मेडल नहीं जो नहीं है। मैं आराम से घर पे बैठ के 2 रोटी खा सकता था इज्जत के साथ। लेकिन अगर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है इस देश में और उनके लिए हमें अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो हम देंगे। उनकी लड़ाई के लिए खड़े हम। आप क्या जानो देशभक्ति क्या होती है। अगर हम अपने सेल्फ के लिए सोचते, खुद के लिए सोचते, तो हम भी अपने घर पे बैठे रहते। हमने अपनी बहन बेटियों की आवाज उठाई है। 18 जनवरी 2023 को भी जंतर मंतर पर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक समेत कई दिग्गज पहलवान इकट्ठा हुए थे। तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और संघ के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे और कहा गया था कि वो खिलाड़ियों को गाली देते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं और साथ साथ महिला पहलवानों ने यौन शोषण के भी आरोप लगाए थे। फिर बारी आई बृजभूषण की प्रतिक्रिया की। उन्होंने कई उदाहरण देकर ये साबित करने की कोशिश की कि उन्होंने पहलवानों को कितना सपोर्ट किया। साथ ही आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि अगर ये साबित हो जाए तो उन्हें फांसी दे दी जाए। ये भी कहा कि अगर उन पर लगे आरोपों में दम है तो FIR क्यों नहीं की गई, ये तब की बात है। इसके अलावा ये कहा कि उनके खिलाफ कोई बड़ा उद्योगपति साजिश कर रहा है। सवाल ये उठा कि उद्योगपति है कौन। कई लोगों ने कहा कि सांसद जी प्रकारांतर से हरियाणा के स्टील मैग्नेट का जिक्र कर रहे हैं। फिर बात बाबा रामदेव की भी आई। इंडिया टुडे मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भी ये सब जिक्र आए। उधर जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी रहा तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनसे मुलाकात की, जांच कमेटी का आश्वासन दिया। धरना तब खत्म हुआ। आरोपों की जांच के लिए भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा ने एक कमेटी बनाई। मुखिया थी ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम। इसके अलावा पहलवान योगेश्वर दत्त, शटलर तृप्ति मुरगुंडे, साई सदस्य राधिका श्रीमन, लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना के पूर्व CEO राजेश राजगोपालन और कॉमनवेल्थ गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता बबीता इस निगरानी समिति की सदस्य थी। जांच कमेटी की जांच खत्म हुई अप्रैल में। रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी गई। इस बीच बजरंग पुनिया और दूसरे प्रदर्शनकारी पहलवानों ने आरोप लगाया कि जांच कमेटी की रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी गई और हमें इसके बारे में नहीं बताया गया। और एक बार फिर से इस आरोप के साथ जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना शुरू हुआ 23 अप्रैल 2023 से।
धरने पर बैठने से 2 दिन पहले यानी 21 अप्रैल को पहलवानों ने दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में बृजभूषण सिंह के खिलाफ शिकायत भी दी थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस पर तब एफआईआर दर्ज नहीं की। इसके बाद पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में पहलवानों की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहलवानों ने याचिका में यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए, आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही। जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आरोपों की जांच के लिए भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा बनाई कमेटी से जांच रिपोर्ट मांगी गई। दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने से पहले कुछ प्रारंभिक जांच करना चाहती है। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को यह भी कहा कि आज यानी 28 अप्रैल को एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नाबालिग शिकायतकर्ता को पर्याप्त सुरक्षा देने का भी आदेश दिया। 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की। एक मामला पॉक्सो एक्ट के तहत जिसमें नाबालिग पहलवान ने यौन शोषण का आरोप लगाया, जबकि दूसरा मामला 6 अन्य महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों पर। एफआईआर दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के बयान भी दर्ज करने शुरू किए। इससे एक दिन पहले 27 अप्रैल को भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को अनुशासनहीनता बताया था और कहा था कि अगर उन्हें दिक्कत थी तो पहले स्पोर्ट्स अथॉरिटी के पास आना चाहिए था। पीटी उषा के बयान पर प्रदर्शनकारी पहलवानों ने आपत्ति जताई। अगले दिन यानी 28 अप्रैल को देश भर के अलग अलग खेलों से जुड़े खिलाड़ियों ने भी इनको अपना समर्थन दिया। इस पर बृजभूषण की गिरफ्तारी और डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष पद से हटाने की मांग को लेकर बात चलती रही। 3-4 मई की रात जमकर हंगामा भी हुआ जब सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए जिसमें पहलवानों और पुलिसकर्मियों के बीच तनाव और झड़प नजर आई। पहलवानों ने कहा कि पुलिस मारपीट कर रही है। पहलवानों को चोट लगी। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक रोती नजर आई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कई नेता भी पहुंच गए। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने मारपीट से इनकार किया और कहा कि कुछ लोगों को धरना स्थल पर फोल्डेबल कॉट्स यानी फोल्ड होने वाली चारपाई ले जाते देखा गया। सवाल जवाब किया गया तो आक्रामक हो गए और बहस में शामिल हो गए। धक्का मुक्की शुरू हो गई। 11 मई को फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया समेत 15 और स्पोर्ट्स फेडरेशन को नोटिस जारी किया और कहा कि फेडरेशन यौन उत्पीड़न कानून के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया और ये नोटिस जारी किया। रिपोर्ट में क्या था? बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने जो कमेटी बनाई थी उसने कहा कि संस्था में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी आईसीसी नहीं है और यौन शोषण कानून के तहत ये होना अनिवार्य है। अखबारी रपटों में यह भी आया कि कुश्ती संघ इस कानून का उल्लंघन करने वाला अकेला नहीं। भारत की 30 में से 16 स्पोर्ट्स फेडरेशन ने आईसीसी वाले नियम का पालन नहीं किया। इसके बाद एनएचआरसी ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया समेत 15 और स्पोर्ट्स फेडरेशन को नोटिस भेजा और 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। सवाल ये कि जब आईसीसी का ना होना यौन शोषण कानूनों का उल्लंघन है तो ये कैसे हो सकता है कि खेल के इतने बड़े संगठन में ये नहीं और किसी को इसकी परवाह तक नहीं। साक्षी मलिक तो थी ना, सुना तो यही था कि साक्षी मलिक थी उसमें। आईसीसी कमेटी जो है इंटरनल जो आपने कहा वो उसमें साक्षी मलिक थी। अब क्या हुआ कैसे हुआ ये तो किसी को नहीं पता। साक्षी मलिक ही एक्सप्लेन कर सकती हैं। मगर इसका एक फायदा जरूर हुआ कि अगली जो कमेटी बनेगी उसमें सारा चीज ओपन होगी। अब इन लोगों ने इतना जरूर अच्छा किया आने वाली भविष्य की पीढ़ी को कि अब कोई प्लेयर डर के नहीं रहेगा, नंबर 1, और कोई छुपाएगा नहीं। जिस तरह आपने 10 साल चुप रहे, देखिए पहले क्या इनका भी सही है और कुछ हाल तक गलत। इनका ये सही था कि साहब वो जो बाहुबली थे हम उनसे डरते थे शुरू में, ठीक है। अब सोशल मीडिया इतना हो गया है, इतनी अवेयरनेस हो गई है कि अब आपके पास कोई आपका शोषण करता है तो आप चुप नहीं रहेंगे और आपके पास कोई बहाना नहीं बनेगा। नए लड़के लड़कियों की बात कर रहा हूं मैं, नए लड़कियों। तो जो आपने आईसीसी का क्वेश्चन किया ये तो इनको पता करना चाहिए, साक्षी मलिक को जवाब देना पड़े जाएगा या इन लड़कियों को ही जवाब देना चाहिए कि पिछले चलिए आप शुरू में तो आप डर रही थी, ये मान के चला कि वो बाहुबली था, हर नया आदमी डरता है जब आप भी नौकरी शुरू करते हैं। मगर जब आपने आपको एक स्ट्रेचर मिल गया था, आपने एशियन या कॉमनवेल्थ गेम्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल या चौथी 5वीं पोजीशन हासिल करनी शुरू कर दी थी, आपने ओलंपिक्स में जाना शुरू कर दिया था, तो फिर आप क्यों चुप रहे तब तक? 12 मई को भारतीय ओलंपिक संघ ने एक बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय कुश्ती महासंघ के सभी निवर्तमान अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों से प्रतिबंधित भी किया था। आयोग ने एक एडहॉक कमेटी बनाई जिससे डब्ल्यूएफआई का काम देखने और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का चुनाव कराने को कहा गया। एडहॉक कमेटी और आयोग के चुनाव पर जानकारों का क्या कहना है, ये भी सुनते हैं। ये तो कंफर्म ही था कि इन्होंने तो नहीं आना, क्योंकि ये तो स्पोर्ट्स के कोड है कि भाई 3 टर्म से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकता, 2 टर्म से ज्यादा आपका सेक्रेटरी नहीं रह सकता। ये तो गवर्नमेंट के नियम है। लेकिन इनको उम्मीद क्या थी कि मैं किसी और को अपने आदमी को बना के इसमें एक और पोस्ट ले लूं। जैसे आपने देखा होगा एथलेटिक्स में भनोट जी हैं, जैसे वो कोई पद नहीं ले रखे लेकिन फिर भी वो अपना उसमें भनोट जी एथलेटिक्स में काम करते हैं एथलेटिक्स के लिए।
लेकिन उनका विरोध नहीं है कहीं, क्योंकि वो एथलेटिक्स से काफी दिन से काम कर रहे थे, क्योंकि वो अब बन नहीं सकते होंगे, उनका पे कोई सिस्टम था कि भाई जैसे इनको 3 टाइम की थी तो उन पे भी कोई ऐसी चीजें थी जो वो नहीं बन सकते थे। लेकिन उन्होंने अच्छा चलाया यार मनोज जी ने। लेकिन वो फेडरेशन में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजर तो नहीं है, कोई पद नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने एक पोस्ट क्रिएट की उनके लिए, और वो अपने एथलेटिक्स फेडरेशन के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। ये अब ब्रजभूषण जी की प्रॉब्लम क्या है कि ये बच्चे उससे कंफर्ट नहीं है, ये 100% है, और ये बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कंप्लेंट करना भी नहीं चाहते। लेकिन अगर सरकार या आईओए, सरकार का तो इसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं होता, आईओए का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसमें आईओए के अंडर ही आती है फेडरेशन। तो आईओए जो बच्चों का भी मानना है, और खुद नेताजी को भी छोड़ देना चाहिए देश के लिए, अगर उन्होंने भाई ये नहीं है, आप भाई आप कुश्ती नहीं रहेगी तो आपको इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कुश्ती में रहे तो कुश्ती को बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी छवि ऐसी बन चुकी है, चाहे वो ठीक है या गलत है वो फैसला आएगा तब पता चलेगा, लेकिन छवि ये बन चुकी है बच्चियों के साथ इसने कुछ किया है। अब उसका अगर ये उसमें कंटिन्यू रहते हैं तो बच्चियों पे 100% फर्क पड़ेगा। चुनाव भी होंगे, कार्यकारिणी भी बनेगी, आईओए भी इसको रिकॉग्नाइज करेगी, पहलवान भी जाएंगे, एशियन गेम में पहलवान भी जाएंगे, क्योंकि कोई चीज रुकती नहीं है इसमें, ये याद रखिएगा, कोई वैक्यूम में नहीं होता। हाँ, इन पहलवानों का क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, क्या ये उसी, हालांकि इन पहलवानों का एक और याद रखिए, इतनी एजिटेशन करने के बाद भी अभी भी इनका नाम ओलंपिक प्रिपरेशन में इनको उसमें नाम है इनका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निकाला नहीं है इनका, जिनका नाम विनेश फोगट वगैरह का नाम वो भी है वहां पर। तो मगर क्या ये उस लय में होंगे? अब प्रॉब्लम ये है ना, इनको ट्रायल तो देना पड़ेगा। अगर जैसे आप मेरी बात समझिए, ये चैंपियन जरूर है, अगर एक लड़का जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, वो कहता है जी मुझे क्यों डिप्राइव कर रहे हो, फिर वो कहेंगे आप करिए। इसलिए मेरा जहां तक जो आपने क्वेश्चन पूछा है, चुनाव होगा, कार्यक्रम जो भी होगा, सिलेक्शन कमेटी होगी और टीम बनेगी, और टीम में पहलवानों की कोई कमी नहीं है भारत में। ये तो ही अब तक की कहानी, जो कुछ हुआ उसके बारे में हमने आपको बताया, लेकिन जो आगे होने वाला है उसका क्या? इसी साल सितंबर में एशियन गेम्स हैं, अगर खिलाड़ियों का प्रदर्शन जारी रहा तो क्या होगा? इसके अलावा और कौन कौन से टूर्नामेंट हैं जिन पर भारतीय कुश्ती में चल रही इस उठापटक का असर पड़ेगा, ये भी हमने एक्सपर्ट से पूछा। एशियन गेम्स है, एशियन गेम्स क्योंकि मतलब इस 23 में होना है अगस्त, तो उसमें तो आपको ट्रायल हो जानी चाहिए थी अभी तक, या ट्रायल 1-2 दिन में या 10 दिन में हो जानी चाहिए ट्रायल उसकी। अच्छा, रैंकिंग टूर्नामेंट ये नहीं खेल पाए, रैंकिंग टूर्नामेंट निकल गया। रैंकिंग टूर्नामेंट में चलो इतना मतलब लॉस बड़ा नहीं मानते, लेकिन एशियन गेम्स तो मेडल है, वो रैंकिंग तो इंडिविजुअल होता है, भाई आपकी क्या रैंकिंग है, आपको असेसमेंट करनी होती है वर्ल्ड में आप कहाँ पर हो, वो तो एक आप छोड़ सकते हो, कोई उसका मतलब आपके देश पे, आपके मेडल पे या आपके उस पर नहीं प्रभाव पड़ता। लेकिन अगर एशियन गेम्स में ये अगर प्रैक्टिस नहीं करते, 1 महीना नहीं की है इन्होंने, तो इंडिया में भले ही चाहे जीत जाए और 1 महीना करने के बाद, लेकिन क्या एशियन गेम्स में उस पर जापानी वाले को भी ऐसे, वो तो बिल्कुल फाइट इनकी बराबर की है, उसमें कैसे सर्वाइव करेंगे? तो एक तो वो है, और उसके बाद फिर अब अगले साल ओलंपिक है, तो ओलंपिक क्वालिफाई भी शुरू हो जाएगा आपके वर्ल्ड चैंपियनशिप से। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप कैसे क्वालिफाई कर पाओगे, कैसे उनसे वर्ल्ड के अच्छे पहलवानों से कैसे फाइट करोगे अगर 1-2 महीना आपकी प्रैक्टिस छूट जाती है? अभी तो 1 महीना तो हो चुका, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है ना कितने दिन और। एशियन चैंपियनशिप, एशियन गेम्स जो आ रही है बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट गेम्स है, गुआंगझो में जो चाइना में होगी सितंबर में, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और उसके बेसिस पे आपको फिर अगली सेक्शन होती है, वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, उसी के बेसिस पे फिर आप आगे परफॉर्मेंस करते हैं। और याद रखिएगा, एशियन चैंपियनशिप, एशियन गेम्स नॉट एशियन गेम्स चैंपियनशिप में देयर इज डिफरेंस। एक एशियन चैंपियनशिप होती है जिसमें सिर्फ एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ, सिर्फ रेसलिंग होती है उसमें। एशियन गेम्स में एक बहुत बड़ा जैसे गेम्स होती है जिनमें हॉकी, फुटबॉल वगैरह होते हैं, उसमें एक ये भी होती है, रेसलिंग होती है। और उसमें आप ये देखिए 44 कंट्रीज, 45 कंट्रीज जो एशियन कॉन्टिनेंट की आती हैं, उनमें बहुत ही तगड़ी टीमें होती हैं। ईरान इज वन, कजाकिस्तान जो सेंट्रल एशिया की टीमें हैं, तो वहां पर आपका एशियन चैंपियनशिप, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना बहुत मायने रखता है। तो इसलिए वो सितंबर में है, उसका बड़ा उससे पहले आपको कई ट्रायल कर देने पड़ते हैं, कई नेशनल चैंपियनशिप होती हैं, तो वो ट्रायल्स के थ्रू जाना पड़ता है। अब इन प्लेयरों का ये भी डिमांड है कि हम ट्रायल दिए बगैर, वो तो मानेगा कोई नहीं, ट्रायल्स आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि कई ऐसे पहलवान है जो तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए जो आपने क्वेश्चन पूछा, इनकी वो जो प्रिपरेशन है एशियन गेम्स के लिए,
वो बड़ी बुरी तरह इम्पैक्ट हुई, उस पर बड़ा असर पड़ा, बुरा असर पड़ा। एशियन गेम्स और दूसरे टूर्नामेंट्स की तैयारियों पर पहलवानों का क्या कहना है? आज जो विनेश फोगाट ने आर्टिकल लिखा उसमें वो इस बारे में भी चर्चा करती हैं कि जनवरी में जब बजरंग, साक्षी और मैंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू करने का फैसला किया तो लगा कि न्याय मिलने में 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें उन महिला पहलवानों के मान सम्मान के लिए फिर से प्रदर्शन करना पड़ेगा जिन्होंने यौन उत्पीड़न पर बोलने का साहस दिखाया। एशियन गेम्स नज़दीक हैं, लेकिन हमें भारत का प्रतिनिधित्व करना है और पदक जीतना है। बड़ी लड़ाई है। अगर आप न्याय के लिए नहीं लड़ सकते तो आपके गले में पदक का क्या मतलब है? आज 23 मई है। पहलवानों का धरना जारी है। पहलवानों ने दिल्ली में इंडिया गेट पर कैंडल मार्च भी निकाला। विनेश हों, साक्षी हों, बजरंग या रवि, ये चार और इनके जैसे सैकड़ों पहलवानों को ट्रेनिंग करके दूसरे देशों के पहलवानों से जीतना था। देश के लिए मेडल जीतने थे, नए पहलवान तैयार करने थे। महीना बीत गया और अपनी फेडरेशन और सरकार से कुश्ती लड़ रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि कुश्ती नहीं लड़ रहे हैं, जिद कर रहे हैं, क्योंकि जब मामला कोर्ट में है तो फिर इन्हें भी इंतज़ार करना चाहिए। कई ने कहा कि अब ये खिलाड़ियों की और फेडरेशन की लड़ाई नहीं है, अब ये जातीय अस्मिता की लड़ाई हो गई है। किसी को इसमें हरियाणा की राजनीति नज़र आती है, किसी को इसमें फेडरेशन पे कब्जे की लड़ाई नज़र आती है, तो कोई ये कहता है कि साफ साफ दिख रहा है कि किसी को अपने पद का या रसूख का फ़ायदा मिल रहा है। और कईयों ने कहा कि ये 2024 के चुनाव के लिए एक और रैलिंग पॉइंट, एक और अखाड़ा बन गया है, इसीलिए मामला कहीं जाता दिख नहीं रहा। जितनी मत, जितनी व्याख्याएं, उतने ही निष्कर्ष। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए ललन टॉप शो। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।